एक कहानी है जो सबको सुनानी है। बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज, वो बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज, वो क्लास में करता टॉप, ऐसा था ब्रेव वो। सीए बनने की मन में उसने ठानी थी, अपने हाथों लिखी अपनी कहानी थी। मेहनत और लगन से करके दिखाया था। बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था। बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था, पर महंगी पढ़ाई से परेशान था। इसी वजह से शुरू किया स्टडी एट होम। Study, study, study at home. Study, study, study at home. Study, study, study at home. देश के लिए कुछ करके दिखाना था, कुछ करके दिखाना था। भारत को पढ़ाना था, कम फीस में उनको काबिल बनाना था। देखते ही देखते मुकाम वो पा गया। बनारस का बंदा देखो भारत में छा गया। ग्लोबल टीचिंग में इनका बड़ा नाम है। लाखों बच्चों की देखो ये जान है। सोनू सूद ने दिया इनको IFA अवार्ड था। योगी सरकार से मिला इनको रिवॉर्ड था। मोदी से मिला इनको सम्मान है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड पर लिखा अपना नाम है। बनारस का बंदा देखो दिलों पे छा गया। जानना चाहोगे क्या तुम क्या उसका नाम है? राज के अग्रवाल इनका नाम है। राज के अग्रवाल इनका नाम है। हेलो एवरीवन, विल कंटिन्यू विद चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें हम लोग सेक्शन 12 देख रहे थे, विच इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 आपने देख लिया था, बाकी के सबसेक्शंस को देखना है। 12 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कहता है नीचे जो दिए गए सबसेक्शंस हैं उनमें आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के प्रोविजन मिल जाएंगे। यानी 12 सबसेक्शन 1 में कोई बात नहीं है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इनवॉइस की डेट क्या ली जाएगी? जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया है या फिर जिस दिन तक इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए थी, विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपको इनवॉइस की डेट लेनी है या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, वो इनवॉइस की डेट है। लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या होती है? वो सेक्शन 31 में लिखा गया है। तो मैंने आपको सेक्शन 31 से बताया कि देखिए टाइम ऑफ इनवॉइस की लास्ट डेट क्या होती है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 बताया था। हालांकि सेक्शन 31 बड़ा सेक्शन है, इसमें और भी बातें बताई गई हैं विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा ही आपको सिखाया था सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, जिसमें बताया गया था कि अगर आप गुड्स को रिमूव करते हैं तो जिस दिन आप गुड्स को रिमूव कर रहे हैं वो लास्ट डेट है टू इशू इनवॉइस। और अगर गुड्स की रिमूवल रिक्वायर्ड ही नहीं है, मूवमेंट गुड्स का इन्वॉल्व ही नहीं है, जहां मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए जनरेटर बिल्डिंग में लगा हुआ है और वो मुझे किराएदार बेच के जा रहा है जनरेटर, तो जनरेटर तो मुझे हिलाना नहीं है, वहीं से मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। तो वहां पे जिस समय वो क्या करेगा, मुझे डिलीवर करेगा, मतलब मेरे हाथ में उसकी चाबी पक समझ लो पकड़ाएगा या मुझे कहेगा कि आप इसके ओनर हो, उस समय इनवॉइस रेज कर देगा। तो ये थी सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 की बात। फिर पेमेंट के रिस्पेक्ट में भी कुछ बात हमने देखी थी। पेमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी? जिस दिन हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की या फिर जिस दिन मेरे खाते में पैसा आ गया, विच एवर इज अर्लियर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। देखिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 देख रहे हैं। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड ऑन
रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर टैक्स आपको रिवर्स चार्ज बेसिस में पे करना है, रिवर्स चार्ज बेसिस मतलब दोनों की ही बात कर रहा है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के हिसाब से या फिर 9 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, और यहां पे 3 डेट है 1 2 3। इन तीनों डेट में से जो अर्लियर होगा वो क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अब देखिए ध्यान दीजिए, रिवर्स चार्ज में रेसिपेंट के ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है, तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी कब खड़ी होगी ये सुनना है आपको। ए है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ए क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन गुड्स आपने रिसीव किया, या फिर बी डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट की, एज इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब ये देखिए ये सारी बात किसके रिस्पेक्ट में करेगा, ये सारी बात रेसिपेंट के रिस्पेक्ट में करेगा यहां पे। रीजन बीइंग कि ये लायबिलिटी जो खड़ी होगी जीएसटी की वो किसके ऊपर होगी, रेसिपेंट के ऊपर। रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, तो रेसिपेंट के रिस्पेक्ट में ही सारी बात कह रहा है। पहला कह रहा है कि जब तुमको गुड्स मिल गया, दूसरा या फिर जब तुमने पेमेंट दी थी। पेमेंट देने की डेट कौन सी मानी जाएगी, जिस दिन तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट दिया, ये एंट्री की, या फिर जिस दिन तुम्हारे खाते से पैसा कट गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पेमेंट पैसा क्रेडिट हो गया नहीं होगा, यहां पैसा कट गया आपके खाते से, डेबिट हो गया, वो डेट ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि सप्लायर के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहा था ना सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में, तो वहां पे पेमेंट हम कैसे देख रहे थे, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की कि पेमेंट आ गया, या फिर आपके खाते में पैसा आ गया। लेकिन ये बात रेसिपेंट के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो पेमेंट का मतलब क्या है, जिस दिन मेरे खाते से पैसा कट गया, या फिर जिस दिन मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट की एंट्री डाल दी, वो पेमेंट की डेट हो गई। फिर होता है द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कौन इशू करेगा, सप्लायर। सप्लायर जिस दिन इनवॉइस इशू कर रहा है वहां से 30 दिन के बाद वाला दिन, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू की है उस दिन से 30 दिन के बाद वाला दिन, यानी 31st डे। तो इसका मतलब यह है इनवॉइस प्लस 31 डेज, इनवॉइस प्लस 31 डेज। इससे क्या होगा, ये तीसरा कंडीशन हो गया कि इन तीनों डेट में से जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और बाई एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर इनवॉइस की जगह कोई और डॉक्यूमेंट इशू हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट प्लस 31 डेज, जिस दिन वो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है प्लस 31 डेज, by whatever name called in lieu of thereof by the supplier। तो इनवॉइस इशू हुआ है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट इनवॉइस के बदले में इशू हुआ है वहां से 31 दिन। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज बी और सी, अगर टाइम ऑफ सप्लाई बी और सी में डिटरमिन नहीं हो पा रहा है, बी और सी में डिटरमिन नहीं हो पा रहा है, व्हाट डज इट मीन कि बी और सी में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है कि मैंने पेमेंट ऑफ गुड्स किया ही नहीं है। ठीक है, और सी में डिटरमिन नहीं हो पा रहा है का मतलब यह है कि सामने वाले ने इनवॉइस रेस की ही नहीं है। तब क्या होगा, तो कहता है द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन रेसिपेंट आपने एंट्री मारी है ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मैंने गुड्स रिसीव कर लिया, वही क्या हो जाएगा, वही आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो कहता है कि अगर बी और सी नहीं भी हो रहा है, मतलब पेमेंट नहीं हुई, ठीक है, एंट्री इनवॉइस वगैरह रिसीव नहीं हुआ है, तो भी कोई बात नहीं, जिस दिन रेसिपेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार लेगा इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो क्या हम लोग रिवर्स चार्ज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बता सकते हैं? रिवर्स चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? TOS। TOS इज अर्लियर ऑफ नंबर 1 receipt of goods, number 2 date of payment, number 3 invoice plus 31 days। ठीक है,
फोर्थ, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय द सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। अगर वाउचर सप्लाई किया गया है तो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? वाउचर आप समझते हैं, जैसे बिग बाजार का वाउचर होता है कि 2000 रुपए का वाउचर है, आप इसको लेके जाइए बिग बाजार से सामान लीजिए, 2000 रुपए लेस हो जाएंगे। वाउचर मतलब पेंटालून का वाउचर है, आप पेंटालून में जाइए, 3000 रुपए का वाउचर है, तो आप जो सामान लीजिएगा उसमें से 3000 रुपए लेस हो जाएगा। तो सप्लाई ऑफ वाउचर बाय सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, कहता है कि द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट एंड द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। तो वाउचर को पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। वाउचर अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। एक वाउचर ऐसा होता है जिसकी सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, और दूसरा वाउचर होता है जिसकी सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। दोनों समझने की कोशिश कीजिए पहले। सप्लाई आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या होता है? उस वाउचर का इस्तेमाल करके किस रेट ऑफ जीएसटी का माल खरीदा जाएगा, यह बात पहले से पता है। मतलब जैसे जब वाउचर आपको मिला ना बिग बाजार का, तो आपको बताया गया कि इस बिग बाजार के वाउचर से आप क्या खरीद सकते हैं। बिग बाजार में आप टी शर्ट या जीन्स खरीद सकते हैं। अच्छा, टी शर्ट और जीन्स पे क्या रेट है? मान लेते हैं टी शर्ट और जीन्स पे 18% जीएसटी है। तो अब बात क्लियर है कि वाउचर से वही माल खरीदा जाएगा जिसका रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 18%। तो हम कहते हैं सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल। क्या चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहां पे? रेट ऑफ जीएसटी, किस जीएसटी का माल जाएगा, इस वाउचर से क्या चीज रिडीम हो सकती है। जैसे अगर मेरे पास डोमिनोज का वाउचर है, तो एक बात बताइए, डोमिनोज से हम क्या खरीद लेंगे? अरे पिज्जा ही तो खरीदोगे, और या जो भी डोमिनोज के आइटम है, सब पे जीएसटी का रेट क्या है? मान लीजिए 18% जीएसटी का रेट है। तो क्लियर है भाई, डोमिनोज का अगर वाउचर है तो उससे 18% जीएसटी वाला माल ही खरीदा जाएगा, तो ये वाउचर आइडेंटिफिएबल है। लेकिन जैसे मान लीजिए बिग बाजार का वाउचर है, ठीक है, और उस बिग बाजार के वाउचर से आप बिग बाजार से कोई भी सामान खरीद सकते हो, तब तो बिग बाजार में 5% जीएसटी वाला माल भी है, कुछ 12% जीएसटी वाला माल है, कुछ 18% जीएसटी वाला माल है, कुछ 28% जीएसटी वाला माल है। तो अब हम कहेंगे ये जो वाउचर है इसकी सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी जाके खरीद सकते हो। आ गया बात समझ में कि सप्लाई आइडेंटिफिएबल और नॉट आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? कि वाउचर का इस्तेमाल करके आप कितने % जीएसटी वाला माल खरीदेंगे। अगर यह बात पता है तो उसे कहा जाता है आइडेंटिफिएबल, और अगर यह बात नहीं पता है कि आप कितने % जीएसटी वाला माल आप खरीदेंगे इस वाउचर का इस्तेमाल करके। क्यों? क्योंकि वाउचर कहीं भी यूज हो सकता है। जनरल वाउचर दिया गया, कुछ भी खरीद लो, आप बिग बाजार जाओ 2000 रुपए का कुछ भी खरीद लो। अगर ऐसा वाउचर है तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। ठीक है, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बिग वाउचर आपको मिला है उससे आप ए बी सी डी ई कुछ भी खरीद सकते हो। आप ए बी सी डी कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन सभी का जीएसटी रेट 12% है। तो इसको, इस वाउचर को क्या कहा जाएगा? सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल या सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल? इस वाउचर को क्या कहा जाएगा? आप इस वाउचर को कहा जाएगा सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, क्योंकि भाई ए बी सी डी ई कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन सारा ही तो 12% वाला माल है। तो ये तो आइडेंटिफाइड है ना कि कौन सा माल खरीदा जाएगा, 12% जीएसटी वाला। अच्छा, अगर वाउचर से आप ए बी सी डी ई कुछ भी खरीद सकते हो, ए का रेट 12 है, बी का रेट 12 है, सी का रेट 5% है, डी का 18% है और ई का 18% है, और आप ए बी सी डी ई में से कुछ भी खरीद सकते हो इस वाउचर का इस्तेमाल करके, तो अब क्या कहा जाएगा? सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। अब लॉ पढ़ लेते हैं, कानून में क्या लिखा है। कहता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट। कह रहा है अगर वाउचर आप इश्यू कर रहे, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, अगर हमें पता है कि इसकी सप्लाई क्या होगी, मतलब इस वाउचर का इस्तेमाल करके 12% जीएसटी वाला माल खरीदा जाएगा, तो जिस दिन वाउचर इश्यू कर रहे हो गवर्नमेंट कह रही है उसी दिन जीएसटी हमको चाहिए, उसी दिन हमको जीएसटी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए,
आज पेंटालून में मैंने 5,000 रुपए की शॉपिंग की। आज मैंने 5,000 रुपए की शॉपिंग की पेंटालून में। पेंटालून ने मुझे 2,000 रुपए का वाउचर दे दिया। 2,000 रुपए का वाउचर दे दिया। और ये वाउचर क्या है मैं आपको बताऊं, इस वाउचर पे लिखा हुआ है अगली खरीदारी जब करने आएंगे तो उसमें से 2,000 रुपए कम हो जाएगा। अभी कुछ नहीं मिल रहा है, अभी 5,000 रुपए की शॉपिंग की है तो अगली खरीदारी के लिए 2,000 रुपए का वाउचर मिल गया है। इस वाउचर का इस्तेमाल करके मैं कपड़े ही खरीद सकता हूं जिसपे मान लेते हैं कि जीएसटी का रेट कितना है, 12%। मैं 12% वाला कपड़ा खरीद सकता हूं, कुछ भी खरीद लूं, और सारे गारमेंट पे मान लेते हैं जीएसटी का रेट 12% है। तो ये हो जाएगा सप्लाई आइडेंटिफिएबल। ये सप्लाई हो जाएगी आइडेंटिफिएबल। पेंटालून ने तो मुझे फोकट का 2,000 रुपए का वाउचर दिया है, लेकिन इस पे जो जीएसटी बनता है, ठीक है, इस पे जो जीएसटी बनता है उस जीएसटी की पेमेंट अभी पेंटालून को करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को। आ गई बात समझ में? तो वाउचर जिस समय दिए जा रहे हैं, जिस समय वाउचर्स रेस किए जा रहे हैं, उसी समय उसकी जीएसटी पे करना होगा अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है। ठीक है, चलिए अब अगली बात समझिए। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपको डोमिनोज के वाउचर्स खरीदने के लिए मिलते हैं, मतलब यू कैन बाई वाउचर्स। मैंने परचेज किया भी है। कुछ इस तरीके के वाउचर्स होते हैं कि 2,000 रुपए का वाउचर है डोमिनोज का और आपको 1,500 रुपए में मिल रहा है, 1,500 में। वाउचर 2,000 रुपए का है। इसका मतलब समझे, डोमिनोज से 2,000 की खरीदारी की जा सकती है ये वाउचर दिखा के, और ये वाउचर 1,500 रुपए का ही मिल रहा है। ये सब कहां मिलता है? अगर आपको न मिला हो आज तक तो आप पेटीएम पे देख लो, पेटीएम पे मिलता है। बिग बाजार का वाउचर भी ऐसे ही मिलता है, ठीक है। वो रहेगा वाउचर 3,000 रुपए का, मिलेगा 2,700 रुपए का। अगर 2,700 रुपए में वाउचर खरीदो और बिग बाजार जाओ और 3,000 रुपए का सामान ले लो, ठीक है। अभी डोमिनोज का 2,000 रुपए का वाउचर 1,500 रुपए में मिल रहा है। क्या इसकी सप्लाई आइडेंटिफिएबल है? हां, सप्लाई आइडेंटिफिएबल है। सप्लाई आइडेंटिफिएबल है कैसे भाई? डोमिनोज के आइटम ही खरीदने हैं, मान लेते हैं डोमिनोज के आइटम पे जीएसटी के रेट कितने, 18%। तो इस 1,500 रुपए का जो वाउचर अभी बेचा जा रहा है, इस पे जीएसटी सरकार को अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। जब माल खरीदे, जब वाउचर दिखा कि माल खरीदेंगे तब नहीं चाहिए जीएसटी, अभी चाहिए। अभी जब वाउचर बिका, अभी तो सप्लाई हुई नहीं है गुड्स की, लेकिन जीएसटी अभी चाहिए। बिल्कुल वही बात हो रही थी पेंटालून के वाउचर में कि 2,000 रुपए का माल तो लेने, पता नहीं वो कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। हो सकता है ना ही आए, ये भी तो हो सकता है 2,000 का वाउचर लेके गया, दोबारा खरीदारी करने नहीं आया। ये 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का वाउचर डोमिनोज का 1,500 रुपए में खरीद लिया। हो सकता है डोमिनोज खाने जाए ही ना, हो सकता है कि नहीं, खरीद तो लिया है उसने 1,500 रुपए में, लेकिन सरकार कह रही है जब सप्लाई होगी तब नहीं, हमको तो जीएसटी आज चाहिए। अब दूसरा प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट जीएसटी लेगी कितने पे? 1,500 रुपए में उसने वाउचर बेचा है जिससे 2,000 रुपए का वो पिज्जा खरीदेगा, तो जीएसटी सरकार को कितने पे चाहिए? 1,500 रुपए पे, 2,000 रुपए पे। तो ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट क्या कहती है? कहती है कि हम वाउचर की वैल्यू पे जीएसटी लेंगे। और वाउचर की वैल्यू क्या मानेंगे, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताया गया है, यहां नहीं बताया गया है। अभी तो टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ें कि जीएसटी लगेगा कब, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं। आपको बताते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में यह बात बताई गई है कि इस वाउचर के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या मानी जाएगी? जितने रुपए का, जितना रुपए कम हो जाता है उस वाउचर को देने की वजह से, जितना पैसा कम हो जाता है ना उस वाउचर को देने की वजह से, वो उस वैल्यू, वाउचर की वैल्यू मानी जाएगी और जीएसटी उस पर लगेगा। यानी ये 1,500 रुपए में वाउचर खरीद के हम कितना रुपया पिज्जा की बिल में लेस कराएंगे? 2,000 रुपए। तो इसकी वैल्यू 2,000 रुपए गवर्नमेंट मानेगी और 2,000 पे जीएसटी लेगी। बड़ी नौटंकी है गवर्नमेंट की। 1,500 रुपए में वाउचर बिक रहा है लेकिन चाहिए उसको 2,000 पे जीएसटी। क्लियर सबको ये बात? अच्छा, फिर कहता है द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। अब जिस केसेस में आपको यह बात पता ही नहीं है कि इस वाउचर का इस्तेमाल करके सामने वाला क्या खरीदेगा, तो ऐसे में अभी जीएसटी अगर लेगी भी सरकार तो किस रेट से लेगी? अब जैसे बिग बाजार ने अगर 2,000 रुपए का मुझे वाउचर दे दिया
तो गवर्नमेंट बिग बाजार से अभी जीएसटी नहीं ले पाएगी। क्यों नहीं ले पाएगी? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि राज अग्रवाल इस 2000 रुपए के वाउचर से क्या खरीदेंगे। हो सकता है 5% जीएसटी वाला माल खरीदे, हो सकता है 12% वाला खरीदे, हो सकता है 18 वाला खरीदे, हो सकता है 28 वाला खरीदे। हम क्या खरीदेंगे अभी मालूम ही नहीं है, क्योंकि कोई भी माल खरीदा जा सकता है बिग बाजार से। तो अब गवर्नमेंट यहां पे क्या बोलती है, कहता है राज अग्रवाल जिस दिन अब इस वाउचर को लेके आएंगे भजाने के लिए, जिस दिन उस वाउचर को इनकैश कराएंगे, आपसे माल खरीदेंगे, उस दिन आप इसका जीएसटी दीजिएगा। क्लियर है सबको? तो इन केस ऑफ वाउचर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर के दिन, और अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। फिफ्थ, where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of subsection 2, 3 और 4। कह रहा है 2, 3, 4 इन सब में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन कर ही नहीं पा रहे हैं। कह रहा है सबसेक्शन 2 में नहीं कर पा रहे हो, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जो था, 3 में रिवर्स चार्ज वाला नहीं कर पा रहे हो, 4th वाउचर वाले केस में नहीं कर पा रहे हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं डिटरमिन कर पा रहे हैं भाई, किसी भी सेक्शन में हम डिटरमिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन छुपाया जा रहा था। हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पे जीएसटी की चोरी हो रही थी। गवर्नमेंट ने उस बात को सीधे सीधे नहीं बोला, ठीक से नहीं बोला। मैं आपको ठीक से बोल देता हूं गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है। सीधे सीधे सरकार यहां पे कहना चाहती है कि अगर जीएसटी की चोरी हो रही थी तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अब हम बताते हैं। पता है सबसेक्शन 2 में डिटरमिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बिल बनी ही नहीं थी, पेमेंट दिखाई नहीं गई थी, सब कैश में काम हुआ था। ठीक है, पेमेंट के लिए क्या बोला जाता है, जिस दिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की या मेरे खाते में पैसा आ गया, खाते में पैसा आया ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं हुई, चोरी की जा रही थी ना जीएसटी की, नगद में पैसा दिया गया था, बिल बनी थी क्या? बिल तो बनी ही नहीं थी इसकी। ये सब कुछ हुआ ही नहीं था, तो क्या सरकार जीएसटी नहीं लेगी? अब मान लीजिए मैं जीएसटी की चोरी कर रहा हूं, पकड़ा गया, ठीक है, मैं जीएसटी की चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, तो अब गवर्नमेंट कहेगी मुझसे जीएसटी दो, तो हम कहेंगे किस बात का जीएसटी दे तुमको? तुमने कानून में क्या लिखा है? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे टाइम ऑफ सप्लाई होती है। कहां इनवॉइस है, कहां पेमेंट है, दिखाओ हमको। लो हम तो बच जाएंगे, हम तो चोरी करके भी बच जाएंगे क्योंकि इनवॉइस है ही नहीं है, पेमेंट है ही नहीं है, और इन दोनों में से जो अर्लियर होता है वो टाइम ऑफ सप्लाई होता है, तो हम कहेंगे मेरे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी कहां हुई? तो सरकार कह रही है अगर 2, 3, 4 में डिटरमिन नहीं हो पा रहा है तो भी तुम्हारी लायबिलिटी है। कब लायबिलिटी है? देखिए, ए in a case where a periodical return has to be filed with the date on which such return is to be filed। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी, तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे थे उस दिन आपको, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो चुका है, मतलब जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो चुकी है। एनी अदर केस, मान लीजिए आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हैं, आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हैं, तो डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, जिस दिन आपने कुछ सेल तो दिखाई भी होगी ना, कुछ चोरी कर रहे हो जीएसटी की, कुछ तो दिखाए होगे, तो जो दिखा रहे हो और जो ट्रांजैक्शन की जीएसटी पे कर रहे हो, जिस दिन आपने ईमानदारी से जिन ट्रांजैक्शन की जीएसटी पे की, उसी दिन जिस ट्रांजैक्शन की चोरी की थी ना, उसकी भी लायबिलिटी उसी दिन खड़ी थी। क्लियर है बात सबको? तो पॉइंट, ये सबसेक्शन 5 जो है वो उन सिचुएशंस की बात कर रहा है जहां पे 2, 3, 4 में आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो। तो कहता है जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की उस दिन जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो गई। आपने रिटर्न भी मान लो फाइल नहीं की, तो जिस दिन आपने टैक्स की पेमेंट की उस दिन जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो गई आपकी। अब द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन द वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी। पहले मैं समझाता हूं एक बात आपको। एक बात बताइए, मैंने आपको 1000 रुपए में एक गुड्स बेचा, मैं सप्लायर हूं, आप मेरे कस्टमर हैं। अब अपने दिमाग से सोचिएगा क्या होना चाहिए। मैंने आपको 1000 रुपए का एक गुड्स दिया, इस पे 12% जीएसटी का रेट है। सप्लायर ने 1000 रुपए का गुड्स कस्टमर को दिया, 12% इस पे जीएसटी का रेट है, और कस्टमर से ये कहा, बिल बना दिया उसने,
कस्टमर से उसने ये कहा कि देखिए ये पेमेंट आपको 1 हफ्ते में दे देनी है, 7 डेज में दे देनी है, और अगर आप 7 डेज में ये पेमेंट नहीं करेंगे तो हम 100 रुपए और लेंगे आपसे पेनाल्टी के रूप में। बात समझ में आ गई? 1000 रुपए का सामान दिया, कस्टमर को बोला 7 दिन में पैसा दे देना, नहीं दोगे तो 100 रुपए और ले लेंगे पेनाल्टी के रूप में। मतलब अब 1000 नहीं, अब 1100 रुपए चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सरकार को जीएसटी कितने पे लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? जो आपका दिल कहे उससे सुनिएगा, आप अपने दिल की सोचिएगा, सरकार की भी मत सोचिएगा, क्या करना चाहिए ये भी मत सोचिएगा। आप खुद को सोचो, अगर आप गवर्नमेंट हो क्या उचित लगता है आपको जीएसटी कितने पे लेना चाहिए? खुद सरकार बन जाओ, समझो कि आप आज मोदी हो, बस 8 बजे आके कोई भीषण सी अनाउंसमेंट मत कर देना। ठीक है, मान लो कि आज आप मोदी हो और आपको यह डिसाइड करना है, कानून बनाना है, जल्दी से बोलो आप जीएसटी लेना कितने पे पसंद करोगे अपनी जनता से? 1000 रुपए पे, 1100 रुपए पे? बोलिए। देखिए, बहुतों को मैंने जब भी ये बात पूछी है अपनी क्लासेस में, सारे बच्चे यही कहते हैं, मेजॉरिटी यही कहते हैं, सर 1000 रुपए लेंगे भाई, माल तो 1000 रुपए का दिया है ना, अब ये पेनाल्टी लेंगे 100 रुपए तो इस पे भी जीएसटी भिड़ा देंगे। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, और कम से कम हम होते तो नहीं करते, क्योंकि हमने यही पूछा ना कि अगर आप होंगे तो क्या करोगे? सरकार क्या करती है? गोली मारो, हमको नहीं मतलब, गंदी सरकार। आप होते, आप अच्छी सरकार बना रहे होते तो क्या करते? तो बच्चे कहते हैं नहीं सर, हम तो 1000 पे जीएसटी लेते, सप्लाई ऑफ गुड्स कितने का है? 1000 का है ना, गुड्स की सप्लाई पे ना जीएसटी लगता। अब ये क्या मतलब है, हमने किसी से पेनाल्टी ली तो उस पर भी अब जीएसटी लेगी सरकार? ये तो गलत बात है। तो मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ये कह दे, अगर जैसा आप सोचो ना, क्योंकि आप भोले हो, बच्चे हो, बड़े छोटे हो, मन बड़ा साफ है आपका, आप जानते नहीं हो कि लोग कितने बदतमीज हैं। आप अगर ये कानून बना दो कि 1000 पे जीएसटी लगेगा, 100 पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो फिर मार्केट में लोग क्या करेंगे? अब सप्लायर कस्टमर को बोलेगा कि देखो हम तुमको एक बिल बना के दे रहे हैं, माल कितने का है? सुनो ध्यान से, बोलेगा माल देखो 1100 रुपए का है, हम बिल बना रहे हैं तुम्हारी 100 रुपए की। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि 7 दिन बाद पेमेंट देना है, और तुम 7 दिन बाद ही दोगे। सुनो ध्यान से, कस्टमर को बोलेगा हम लिखेंगे इसमें 7 दिन बाद पेमेंट देने पे 1000 की पेनाल्टी है, और आपको 1 हफ्ते बाद ही पेमेंट देना भी है, और बिल हम बनाएंगे 100 रुपए का। तो गवर्नमेंट तो कानून क्या बना रखी है, जो भाई जितना गुड्स का ले रहे हो उस पे जीएसटी ले लो, तो 100 पे जीएसटी लगेगी, और 1000 बिना जीएसटी के ले लेंगे हम तुमसे पेनाल्टी के नाम से। समझ में आ रहा है मार्केट में क्या गणित होने लग जाएगी? तुम लोग भूले हो ना, तुम समझ नहीं रहे हो कि अगर गवर्नमेंट ने बोला ना कि इस पे पेनाल्टी नहीं लेंगे, तो माल का जो 100 रुपए का माल होगा मार्केट में 2 रुपए में बिकने लग जाएगा, सरकार को 2-2 रुपए में जीएसटी मिलेगी और पेनाल्टी लेंगे। अब राज अग्रवाल सर भी यही करेंगे। तुमको क्या लगता है बहुत सीधे हैं? मेरी फीस 10,000 रुपए है जीएसटी क्लास करने की, मैं क्या करूंगा आपको बताऊं, मैं बनाऊंगा बिल 1000 रुपए की, बड़ा तगड़ा फायदा होगा। जीएसटी कितना बचा ले जाएंगे सर, सोचो जरा, 10,000 पे जीएसटी लगती है अभी 1800 रुपया। सुनो हम क्या करेंगे, 1000 रुपए की बिल बनाएंगे, उस पे लगाएंगे 180 रुपए जीएसटी, फिर हम कहेंगे मेरा स्टूडेंट ना हमको पेमेंट कितने दिन बाद दिया है, 1 हफ्ते बाद, और 1 हफ्ते बाद देने पे 9000 रुपए की पेनाल्टी लगती है, और इस पेनाल्टी पे तो जीएसटी है नहीं क्योंकि आप ही ने कानून बनाया है। क्या कहती है, हमको ये सबसे मतलब नहीं है भाई साहब, सप्लायर जो भी पैसा लेगा वो ब्याज बोल के ले ले, पेनाल्टी बोल के ले ले, माल का पैसा ले ले, वो तुम जो बोलते हो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोग बड़ी तिगड़मी हो, तुम जिस भी बात का पैसा लेते हो हमको तो जीएसटी चाहिए। आइए देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, कहता है कि एनी एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपने सप्लाई की उसकी वैल्यू में कोई भी बढ़ोतरी होती है, ब्याज की वजह से, लेट फी की वजह से, पेनाल्टी की वजह से, फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, कुछ भी आपने लिया तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाता है, इस पे भी जीएसटी लगता है। ये बात आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। अब इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, एक्चुअली इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी, इनकी टाइम ऑफ सप्लाई होती है द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन वैल्यू, जिस दिन ये ब्याज मिलेगा, जिस दिन ये लेट फी मिलेगी,
ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको 1000 रुपए की इनवॉइस की गुड सप्लाई करने की, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन फिर 1000 रुपए मैंने पेनाल्टी ले ली, तो पेनाल्टी का क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? जिस दिन रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट ऑफ पेनाल्टी। और यहां पे जब गुड सप्लाई किए थे तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और यहां पे है जिस दिन पेनाल्टी रिसीव होगी, मतलब पेमेंट, जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगी। बस इतना ही अंतर है। लगेगा जीएसटी इस पे भी, लेकिन इसकी जो टाइमिंग होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी, वो ऑन पेमेंट होगी। क्लियर है ना? अब बच्चों दिल थाम के बैठ जाओ, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं ना, आप नाराज हो जाओगे हमसे। आप कहोगे सर क्या आपने किया, क्या गलत किया मेरे साथ, क्या जुल्म किया मेरे ऊपर। पिछली क्लास का 1 घंटा, इस क्लास में भी तकरीबन कितने हो गए होंगे समय? आधे घंटे से ऊपर तो हो ही गए होंगे। इतना समय आपने मेरा लगा दिया, अपना भी लगा दिया, और अब आप ये बात बता रहे हो। दिखा दूं वो बात क्या है, बता दूं आपको, नाराज तो नहीं ना होगे? आओ दिखाता हूं। ये है नोटिफिकेशन नंबर 40/2017, और देखिए नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है। टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, चाहे कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी उसका टर्नओवर हो, shall not be required to pay GST at the time of receipt of advances। जब उसको एडवांस मिला है तब उसको जीएसटी पे नहीं करना है। GST on such supply shall be payable only when the supply of goods is made। आपने अभी तक पढ़ा ना, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कहता है अगर पेमेंट आपको पहले मिल जाएगा तो जीएसटी पे नहीं करना, 40/2017 कहता है जब इनवॉइस होगी ना तभी आपको पेमेंट करना है जीएसटी का। हे भगवान सर, ये तो पूरा का पूरा सेक्शन उलट के रख दिया। हम लोग सेक्शन 12 में जितनी बात पढ़े उसकी तो कहानी खत्म कर दिया। ये तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में यही तो पढ़े थे, इनवॉइस और पेमेंट विच इज अर्लियर। लेकिन एक नोटिफिकेशन आई जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की बात को काट देता है, कहता है हटाओ, कहता है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर नहीं, इनवॉइस पे ही जीएसटी पे होगा। पेमेंट अगर एडवांस में आ गई है उस समय जीएसटी पे नहीं करना है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी इनवॉइस डेट। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने ना आपका समय खराब किया ना अपना समय खराब किया। आप कहोगे कैसे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों आंसर लिखना पड़ेगा। आज की तारीख में आपको बताना होगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई ये है, और आपको यह भी बताना होगा 40/2017 नोटिफिकेशन की वजह से, ये रख लीजिए, नोटिफिकेशन 40/2017 एंड 12/2 टाइम ऑफ सप्लाई ये है। दोनों आंसर देना पड़ेगा। अब ये क्यों देना पड़ेगा, ये दोनों बात क्यों आपको पढ़ाई जा रही है? देखिए आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट्स, ये क्या सोच रही है, क्यों ऐसा करा रही है? उनका मानना है, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, सारे लोग ये दोनों बातों को पढ़ा रहे हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ये भी ये दोनों बात को पढ़ा रही है फॉर द टाइम भी। क्यों? वो कहते हैं कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन विथड्रॉ हो जाएगा, अल्टीमेटली लॉ तो 12 सबसेक्शन 2 ही रहेगा, और अगर हमने अपने बच्चों को नोटिफिकेशन से पढ़ा दिया तो वो लॉ जान ही नहीं पाएगा, और ये नोटिफिकेशन तो कभी भी विथड्रॉ हो सकता है। तो अल्टीमेट लॉ भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ लॉ पढ़ा देंगे, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। उसको पता ही नहीं होगा कि इस समय प्रैक्टिकली मार्केट में क्या चल रहा है। एंड देयरफॉर यू हैव टू स्टडी बोथ। आपको लॉ भी पढ़ना है और आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ना है। तो नीदर आई वेस्टेड माई टाइम नॉर योर्स। आपको ये दोनों बात एग्जाम में भी लिखनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ये है, और नोटिफिकेशन के हिसाब से ये है।
अच्छा, ये नोटिफिकेशन किसके लिए आई है? दिस इज ओनली फॉर गुड्स। ध्यान दीजिएगा, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रेस्पेक्ट में। उसके बाद ये वाला हम लोग ने पढ़ लिया था, इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। इनवॉइस की लास्ट डेट क्या होती है? At the time of removal of goods, where the supply involves movement, and before at the time of delivery, when the supply does not involve movement. ठीक है, then continuous supply of goods में invoice कब रेज होगी? Do you understand what is continuous supply of goods? आइए मैं बताता हूं आपको continuous supply of goods क्या होता है। किसी ने मुझे ऑर्डर दिया 1000 यूनिट का ऑफ प्रोडक्ट ए, और मुझसे बोला कि मुझे ये 1000 यूनिट 3 महीने में सप्लाई करनी है। 1000 यूनिट एक बार में नहीं देनी है, मुझे ये 1000 यूनिट 3 महीने में सप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं माल बनाता रहूंगा और जैसे जैसे मेरा माल रेडी होते जाएगा मैं देता जाऊंगा। जैसे आज मान लीजिए मैंने 25 यूनिट तैयार कर ली तो 25 यूनिट भेज दूंगा, फिर 2-3 दिन में देखा 60 यूनिट तैयार हो गई तो फिर 60 यूनिट भेज दूंगा। इस तरीके से करना है, राइट। अब अगर 3 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि 1000 यूनिट बेचना है, तो मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। मैं अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहा, मार्केट में ये सब बातें कैसे की जाती है। आप भी किसी को ऑर्डर दोगे तो कैसे दोगे, सुनिएगा। यहां भी बात ऐसी होती है कि भाई देखो हम 3 महीने में तुमको 1000 यूनिट देंगे। ठीक है, अब हिसाब कैसे करेंगे? हमने उसे बोला है कि देखो हर 15 दिन पे हम इनवॉइस बना के देंगे तुमको। जितना 15 दिन में माल दे चुके होंगे उतने की इनवॉइस बना देंगे, तुम उसकी पेमेंट कर देना। फिर अगले 15 दिन में हम जितना माल दे चुके होंगे उतने की इनवॉइस बना देंगे, फिर तुम पेमेंट कर देना। भाई ऐसा थोड़ी ना कि हम उसको माल देते जाएंगे पेमेंट लेंगे ही नहीं, पेमेंट भी तो चाहिए हमको। ठीक है, क्या हम उसको आज ही 1000 यूनिट की बिल बना के दे देंगे तो वो दे देगा पेमेंट? नहीं भाई, माल तो 3 महीने में देना है। तो एक पीरियड डिसाइड हो जाता है। 15 दिन मैंने एग्जांपल लिया, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है। हम लोग के बीच में ये तय हो जाता है कि देखो हर 15 दिन पे जितना माल हम दे चुके होंगे ना 15 दिन में, उसकी बिल बना के दे देंगे। फिर हर 15 दिन में जितना माल बना चुके होंगे उसकी बिल हम तुमको पकड़ा देंगे, तुम उनको पेमेंट करते जाना। ये होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस। तो देखिए अब यहां पे क्या कह रहा है, तो जब हम 15 दिन पे उसको माल बिल बना के देंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको ये भी भेजते हैं, इसको कहा जाता है रनिंग स्टेटमेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं रनिंग क्लेम। ये समझते हो आप? जैसे जब हम उसको बिल भेजेंगे ना, मान लो 15 दिन बाद हमने उसको बिल भेजी, कितने की? 230 यूनिट एट द रेट ऑफ इतना लगा के बिल बना के दे दिए। ठीक है, कि हमने तुमको इतना माल भेज दिया। तो अब हमको बताना पड़ेगा 230 यूनिट कैसे दिए। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कहते हैं देखो 5 तारीख को भेजे थे ना 100 यूनिट, फिर देखो 8 तारीख को हम भेजे थे तुमको 20 यूनिट, फिर देखो 9 तारीख को हम भेजे थे तुमको 116 यूनिट, समझ रहे हो कि नहीं, 106 यूनिट। इस तरीके से हम सबकी जोड़ लगाते हैं, दिखाते हैं देखो भैया तुमको 230 यूनिट हम बेच चुके हैं टोटल। ये होता है रनिंग स्टेटमेंट। अलग अलग डेट पे इतना इतना माल भेजे, कुल मिला के इतनी यूनिट हो गई और ये लो इसकी बिल। अब कानून क्या कहता है? कहता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड व्हेन द स्टेटमेंट और रनिंग क्लेम इज इशूड। जब भी आप स्टेटमेंट या रनिंग क्लेम भेजोगे तो साथ में इनवॉइस भेजोगे, या फिर और व्हेन पेमेंट इज रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। मैं और आसान भाषा में बात करता हूं। जब भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात होती है ना, तो यहां पे क्या होता है, एक डेट तय हो जाती है, एक पीरियड तय हो जाता है। उस पीरियड पे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इतने दिन पे हम लोग एक बार हिसाब किताब कर लेंगे। माल तो हम तुमको देते रहेंगे, लेकिन हर 10वें दिन या हर 15वें दिन, हर 20वें दिन हम लोग हिसाब जरूर कर लेंगे अपना। ठीक है, ये हिसाब करने को ही बोला जाता है स्टेटमेंट या रनिंग क्लेम भेजना, इसी को बोला जाता है। तो हम बना के भेजेंगे देखो इतना इतना माल इसे दिए थे। ठीक है, तो हमारे और आपके बीच में तय हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या तय हुआ है कि मैं आपको माल देता रहूंगा
और 15 दिन पे मैं बिल बना के आपको हिसाब बना के दूंगा, ठीक है। तो मैं जब 15वें दिन हिसाब बनाऊंगा ना, तो मुझे बिल बना देना होगा, साथ में बिल बना के भी दूंगा, साथ में सिर्फ हिसाब नहीं दूंगा, 15वें दिन पे बिल भी बना दूंगा। ये जीएसटी का कानून कहता है कि सिर्फ हिसाब मत बनाना, बिल भी बनाना हाथों हाथ। अच्छा, आज 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैंने हिसाब नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आपसे पेमेंट लेने की ना हमको टेंशन ही नहीं रहती है। हमको मालूम है हम 18वें दिन भी बनाएंगे तो खट से पेमेंट दे देते हो। पेमेंट तो जल्दी से बना के, पता है हिसाब किताब किसको बना के दिया जाता है? जो बड़ा ऐसे समझे बेकार किस्म का व्यापारी होता है, टाइमली पेमेंट नहीं करता है, 2 दिन 4 दिन झिलाएगा। आप तो उसमें के आदमी हो कि अभी बिल खड़ा करेंगे हम, तुरंत पैसा पकड़ा दोगे हमको, तो हमको टेंशन ही नहीं है। हमने क्या किया, 15वें दिन हिसाब किताब नहीं बनाया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैंने हिसाब किताब नहीं बनाया, लेकिन तुमने कहा कि अच्छा 15 दिन में इतना माल आ चुका है, राज सर ये आप पैसा पकड़िए अपना। हो सकता है कि नहीं ऐसा? अरे तुम अपने यहां हिसाब तो लिखते ही हो कि जिस दिन जितना माल आता है, तुमने खुद ही जोड़ लगाया और मुझे पैसा दे दिया। अब जीएसटी का कानून कह रहा है हाथ मत लगाना इस पैसे को। अरे मैंने कहा ये क्या बात हुई, हाथ क्यों ना लगाऊं? कहता है बिल कहां बनाए तुम? इनवॉइस बनाओ। तो इनवॉइस बनाने के लिए क्या लास्ट डेट है? कहता है तुम अगर हिसाब बना के भेजे तो इनवॉइस बनाओ, और अगर तुमने हिसाब नहीं बनाया, सामने वाला पैसा पकड़ा रहा है, तो भी पहले इनवॉइस बनाओ। अब याद रहेगा इनवॉइस बनाने की डेट क्या होती है? तुम हिसाब बनाए, मैं खुद राज अग्रवाल खुद हिसाब बनाएंगे तो इनवॉइस बनाएंगे, और अगर मैंने हिसाब अभी तक नहीं बनाया लेकिन सामने वाली पार्टी पैसा लेके चली आई, तो भी हम इनवॉइस बना के ही पैसा लेंगे। यही कह रहा है यार। कहता है व्हेन द स्टेटमेंट और रनिंग क्लेम इज इशूड, या फिर जिस दिन पैसा पाए, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो बोला है, हम लोग में तय हुआ था, हम लोग ने तय किया था, मैंने कहा था देखो हर 15 दिन पे मैं हिसाब बना के दूंगा और मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है भाई, 15 दिन पे आप हिसाब दीजिएगा, मैं पैसा दे दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 10वें दिन ही पैसा देने चले आए? अच्छा, अगर आप 10वें दिन पैसा देने चले आओगे तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे अरे नहीं अभी मत दीजिए, एग्रीमेंट में लिखे हम लोग 15 दिन। अरे नहीं, अरे यहां क्या बुरा थोड़ी ना हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है ना। 15वें दिन पैसा लेना है, आप 10वें दिन दोगे तो ये अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी ना है। एग्रीमेंट में अगर 15 दिन लिखा हुआ है, अगर मैं 15वें दिन पे पेमेंट मांगू आपसे, आप नहीं दोगे तो मैं कोर्ट जा सकता हूं कि भाई देखो तय हुआ था, ये तो 15वें दिन हिसाब होगा, क्यों नहीं कर रहे हो, वहां मैं लड़ सकता हूं। आप 10वें दिन देने चले आओगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप 10वें दिन पैसा देने चले आए तो मुझे अब बिल बनानी पड़ेगी। 10 दिन तक में जितना माल दिए उसकी बिल बनाएंगे तभी पैसा लेंगे आपसे। यही कह रहा है यहां। कह रहा है जिस दिन आप हिसाब करें या फिर सामने वाला पैसा दिया, विच एवर इज अर्लियर, बिल बना दीजिए। अब हम अगली बात सीखने जा रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आप गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल समझते हैं? बहुत पढ़ा है अकाउंटिंग में, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे तो हम अकाउंटिंग में ये सब पढ़ते थे। लेकिन आप प्रैक्टिकली समझते हो कि ये क्या होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल? आइए मैं समझाता हूं बहुत सिंपल तरीके से, और प्रैक्टिकली समझिए इस बात को। मेरी बनारस में साड़ी की दुकान है, ठीक है, बड़ा शोरूम है साड़ी का। एक सूरत का साड़ी का मैन्युफैक्चरर है, वो वाराणसी आता है। बनारस मतलब वाराणसी, ठीक है, बाहर वाले बच्चे समझ रहे हैं ना ये बात, वाराणसी का ही नाम बनारस है। मेरी वाराणसी में साड़ी की दुकान है, रिटेल शोरूम है, और सूरत का एक मैन्युफैक्चरर वाराणसी आता है और वो मेरे शोरूम पे आता है। वो मुझे कुछ साड़ियां दिखाता है, कहता है मैं ये साड़ियां बनाता हूं सूरत में, आप इसको बेचिए। मैं कहता हूं देखो अगर तुमको माल अपना बिकवाना है तो मेरी दुकान में अपनी साड़ी टांग दो, जो भी माल तुमको बेचना है यहीं पे मेरी दुकान पे लगा दो इसको। माल बिकेगा तो हम तुमको पैसा दे देंगे, नहीं बिकेगा तो माल उठा के ले जाना। आ रही बात समझ में? मैंने उसे क्या बोला? मैंने बोला देखो भाई मैं तुम्हारा माल खरीदूंगा नहीं, तुमको अगर माल छोड़ना है मेरी दुकान पे रखना है रख जाओ, अगर बिकेगा तो पैसा ले लेना, नहीं बिकेगा तो माल वापस ले जाना। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का मतलब क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का मतलब यह है कि मेरी साड़ी की शोरूम की दुकान है ना, मेरी शोरूम है,
तो मैं जब उस माल को अप्रूव करूंगा, मैं कहूंगा यस मैं लेने को तैयार हूं, तभी सेल होगी, नहीं तो वो तुम्हारी सेल नहीं मानी जाएगी। तुम्हारा माल यहां पड़ा है ये माना जाएगा। मैं उस साड़ी के मैन्युफैक्चरर को क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारा माल मेरी शॉप पे पड़ा है, बस ये माना जाएगा, ये माल भी मेरा नहीं है, माल भी तुम्हारा है। पता है ये माल किसके क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई देगा, किसकी बैलेंस शीट में दिखाई देगा, तुम्हारी। मेरे बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, मेरा स्टॉक नहीं है, ये तुम्हारे स्टॉक है, बस मेरी दुकान में रखा है। और जिस दिन मैं इसे अप्रूव करूंगा उस दिन तुम सेल अपना काट देना, बिल काट देना। और मैं अप्रूव कब करूंगा, मैंने पहले ही बता दिया उसको। देखो मैं अप्रूव माल तब करूंगा जब कस्टमर ले जाएगा। जब कस्टमर ले जाएगा तो मैं कहूंगा चल एक काम कर, सेल हो गई तुम्हारी, तुम हमको बिल बना दो, और हम कस्टमर को इधर बिल बना देंगे धक्का से। आ रही है बात समझ में? कभी कभी इस केस में यह भी होता है कि एक मैन्युफैक्चरर आया, मेरी दुकान पे 100 साड़ियां रख दिया था, ठीक है, और मैंने उससे कहा था कि देख माल बिक जाएगा तो पैसा दूंगा, नहीं तो माल उठा के ले जाना। मेरी उस 100 साड़ियों में से 80 साड़ी बिक गई है, मेरी 80 साड़ी बिक गई है। मैंने उससे कहा कि चल तुम्हारा 100 साड़ी पूरा अप्रूव है, चलो बिल बना दो। हो सकता है कि नहीं, अभी 20 साड़ी नहीं भी बिकी है तो भी मैंने उसको कह दिया चल बना ले बिल। क्यों? क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि माल अप्रूव्ड है, बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 80 पीस तो बिकी गई है। तो जरूरी नहीं है, अप्रूवल में यह होता है कि जब खरीदने वाला अप्रूव करेगा माल को, और अप्रूव कब करेगा, जब वो बेच लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्राइटेरिया वही होता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो पहले भी अप्रूव कर सकता है। अब देखिए गवर्नमेंट को यहां बड़ी आपत्ति हो रही है। गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो रही है, जो सूरत वाला मैन्युफैक्चरर था वो आके हमको 100 साड़ी दे गया, ठीक है, सेल उसने काटी नहीं, यानी सप्लाई तो हुआ नहीं, और सप्लाई हुआ नहीं तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिली नहीं। अब गवर्नमेंट कह रही है हम भी बैठ के इंतजार करते रहे राज अग्रवाल की, जब साड़ी बिकेगी तो वो तुमको पैसा देगा, तुम हमको जीएसटी दोगे। गवर्नमेंट तो टनाटन काम करती है ना। हम व्यापारियों का काम भले अच्छा चले चाहे ना चले, गवर्नमेंट का काम तो टनाटन चलता है, उसको तो पहले जीएसटी मिल जाए, ठीक है, हमको हमारा पैसा मिले चाहे ना मिले। तो गवर्नमेंट के लिए हमसे देखो ज्यादा इंतजार नहीं होगा, तुम लोग इंतजार कर सकते हो, तुम लोग व्यापारी हो, तुम लोग रो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जीएसटी तो खड़ी हो जानी चाहिए। हम ज्यादा इंतजार भी नहीं करेंगे, मेरे इंतजार करने की एक समय सीमा है, ठीक है। वो व्यापारी तो बेचारा साल भर रुक जाता है पैसे के लिए, वो 2 साल साड़ी का मैन्युफैक्चर रुक जाता है, इंतजार करता है कब बिकेगा माल तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन जीएसटी गवर्नमेंट कह रही है हमसे ज्यादा इंतजार ना होगा। आइए दिखाएं गवर्नमेंट कितना इंतजार करने को तैयार है। कहती है इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एट द अर्लियर ऑफ द एंड ऑफ 6 months फ्रॉम देयर रिमूवल। कहता है 6 महीने के अंदर, जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ है वहां से 6 महीने के अंदर बिल हो जानी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम रिमूवल और अप्रूवल, या फिर जब अप्रूवल हो गया। देखिए 2 चीजें, अगर मान लीजिए 6 महीने के पहले ही सामने वाले ने अप्रूव कर दिया तब तो हम तभी बिल बना देगा वो। देखिए अगर मैंने 6 महीने तक उसको, मैंने 2 महीने बाद ही बोला अप्रूव है तुम्हारा माल, तो वो इनवॉइस 2 महीने बाद ही बना देगा। और अगर मैंने 6 महीने तक भी उसको अप्रूव नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने 6 महीने तक भी अप्रूव नहीं किया उसको, तो 6 महीना जैसे ही बीतेगा, जिस दिन 6 महीना पूरा होगा उस दिन उसे इनवॉइस बना देनी है। गवर्नमेंट कह रही है राज अग्रवाल ने जिस दिन तुमको अप्रूव कर दिया या फिर 6 महीना बीत गया, जो पहले हुआ तुरंत अब बिल बनाइए। अब इनवॉइस बनाएगा तो जीएसटी लगाएगा और जीएसटी सरकार ले लेगी अब उससे। अब एक बात बताइए कितनी तकलीफ वाली बात है, वो इनवॉइस बनाएगा और इनवॉइस पे जितना जीएसटी होगा वो सरकार को देगा। क्या राज अग्रवाल ने उसको पैसा दिया? अभी हम तो दिए ही नहीं। हम तो कह रहे हैं भैया माल बिकेगा तब पैसा मिलेगा। तो 6 महीने गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा यानी बर्दाश्त नहीं कर रही है और उससे जीएसटी तक ले रही है। अब वो सप्लायर कहता है माल दे के राज अग्रवाल के यहां पड़े हैं, 1 रुपया वो नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट को अलग जीएसटी चाहिए इस माल की। तो वो या तो मजबूर होकर माल वापस मंगा लेगा, और नहीं तो अगर उसको माल अभी भी मेरे यहां रखना होगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की पूरी बात। तो इनवॉइस की लास्ट डेट, ये मैं क्यों क्या पढ़ाने के लिए सब पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 31 सब सेक्शन 7, ये इनवॉइस की लास्ट डेट आप सीख रहे हो। इससे इनवॉइस की लास्ट डेट आपने सीखी यहां से
क्योंकि इनवॉइस की जो डेट होती है ना, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में क्या लिखा है कि इनवॉइस की डेट जो इनवॉइस जिस दिन इशू की हो या फिर जिस दिन तक इशू हो जानी चाहिए थी, जो उसकी आखिरी डेट है, विच एवर इज अर्लियर, वो इनवॉइस की डेट मानी जाती है। तो आर वी रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ? तैयार हो? इलस्ट्रेशन 1 देखो। इलस्ट्रेशन 1 में इनवॉइस की डेट दी हुई है, फिर इनवॉइस की ड्यू डेट दी हुई है। इनवॉइस की ड्यू डेट का मतलब समझ जाओ, इनवॉइस की ड्यू डेट का मतलब ये आखिरी दिन है जिस दिन इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए थी। फिर दिया हुआ है पेमेंट एंट्री इन द सप्लायर बुक्स। सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री किस दिन की, और क्रेडिट इन बैंक अकाउंट उसके खाते में किस दिन आया। तो इनवॉइस की डेट और इनवॉइस की ड्यू डेट, इन दोनों से में जो अर्लियर होती है उसको हम इनवॉइस की डेट बोलते हैं, मालूम है ना। और जिस दिन हम अपने खाते में एंट्री करते हैं, जिस दिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं या मेरे खाते में पैसा आ जाता है, इन दोनों में से जो अर्लियर होता है उसको हम पेमेंट की डेट बोलते हैं। और अब इस इनवॉइस और इस पेमेंट में से जो अर्लियर होता है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब इन दोनों में से जो अर्लियर होता है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब आइए पहले वाले केस में इनवॉइस की डेट देखने की कोशिश करते हैं। पहले वाले केस में क्या कहता है, इनवॉइस की डेट है 10 अक्टूबर, लेकिन इनवॉइस की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर। मतलब इनवॉइस 20 अक्टूबर तक रेस हो जानी चाहिए थी, लेकिन रेस तो पहले ही हो गई है 10 अक्टूबर को, तो ये डेट ली जाएगी इनवॉइस की, है कि नहीं। पेमेंट मैंने अपने अकाउंट्स में चढ़ाया 26 अक्टूबर को, लेकिन खाते में पैसा आया 30 अक्टूबर को, तो 26 अक्टूबर को चढ़ा लिए ना, तो ये हो गई पेमेंट की डेट। अब इन दोनों में से जो अर्ली है 10 अक्टूबर, ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों में से जो अर्लियर है देखिए वही टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है। बताइए क्लियर है कि नहीं। आगे देखिए उसके। However, as per notification number 40/2017, GST is payable when invoice is issued. लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 के हिसाब से तो जीएसटी तभी पेबल होगा जब इनवॉइस इशू होगी, यानी इनवॉइस की डेट क्या है 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर ही 40/2017 के हिसाब से भी है। एक्चुअली यहां पेमेंट बाद में हुआ था ना, अगर पेमेंट पहले हुआ होता ना तो पेमेंट वाली डेट यहां पे तो पेमेंट वाली डेट आ जाती लॉ के हिसाब से। ये ऊपर हम लॉ, ये टाइम ऑफ सप्लाई जो बता रहे हैं ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के हिसाब से बता रहे हैं। तो चाहे सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 का केस हो चाहे नोटिफिकेशन का केस हो, दोनों में एक ही बात आएगी, आंसर यही आएगा। अभी दूसरे में एडवांस रिसीव हुआ है, इनवॉइस की डेट ये है, ड्यू डेट इनवॉइस की है, तो भाई इसी दिन रेज हो जानी चाहिए थी इनवॉइस, तो यही डेट इनवॉइस की मानेंगे। पेमेंट 10 तारीख को आई है, 30 तारीख को खाते में पैसा आया है, यानी चेक बहुत पहले आ गई थी, पेमेंट बहुत देर में क्लियर हुआ, तो यही डेट पेमेंट की मानी जाएगी। अब इन दोनों में अर्लियर क्या है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर हो गया सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के हिसाब से। अब इसका आंसर नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या होगा, नोटिफिकेशन के हिसाब से ये वाला आंसर क्या होगा, जिस दिन इनवॉइस रेज हुई है 20 अक्टूबर। ठीक है, इनवॉइस रेज किस दिन मानी जाती है, जिस दिन इनवॉइस रेज आपने की या फिर जिस दिन तक कर देनी चाहिए थी, तो 20 अक्टूबर तक ही कर देनी चाहिए थी, तो हम 20 अक्टूबर ही लेंगे। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई यहां तक, क्लियर है। इलस्ट्रेशन 2 देखिए, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। इनवॉइस कब तक रेज कर देनी होती है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, इनवॉइस का डेट दे रहा है, रिमूवल ऑफ गुड्स की डेट दे रहा है, फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स की डेट दे रहा है। बताइए डिलीवरी ऑफ गुड्स की डेट की जरूरत होती है, नहीं, मूवमेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है ना उसमें रिमूवल ऑफ गुड्स की डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट डेट होती है टू इशू इनवॉइस, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो ये तो हम टाइम पास करा रहा है हमसे। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट की डेट, तो इन दोनों की मदद से बच्चों इनवॉइस जानो, इनवॉइस की डेट क्या होगी, फिर ये हो गई पेमेंट की डेट, और फिर इन दोनों की मदद से आप क्या जानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये इन दोनों की मदद से इनवॉइस
और ये पेमेंट और ये कट्टम कुट्टा। इनवॉइस की डेट 26 अक्टूबर को इशू हुई, 20 अक्टूबर तक हो जानी चाहिए थी, तो भाई 20 अक्टूबर डेट मानी जाएगी। पेमेंट 26 अक्टूबर, दोनों में से अर्लियर 20 अक्टूबर। फिर देखिए 10 अक्टूबर को रेज होनी चाहिए थी, 10 अक्टूबर को रेज हुई है, 20 तक होनी चाहिए थी, तो 10 को हो गई, तो ये 10 हो गई डेट। पेमेंट अभी हुई नहीं है, यहां पे खाली है, इसका मतलब पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट नहीं हुई है तो ठीक है, यानी 10 के बाद ही होगी। इनवॉइस की डेट ठीक पहले हो चुकी है, यही हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखिए पेमेंट दो पार्ट में आ रहा है, याद आ रहा है एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें पेमेंट दो पार्ट में आ रहा था, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी दो था, याद है ना। अब देखो इनवॉइस इस दिन रेज हुई, इस दिन तक हो जानी चाहिए थी, तो ये इनवॉइस की डेट हो गई। अब ये इनवॉइस की डेट और ये पेमेंट की डेट, ये इनवॉइस की डेट ये पेमेंट की डेट, दोनों डेट एक ही हो गई, यही हो गई आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। अब इनवॉइस की डेट तो ये, लेकिन पेमेंट की डेट 20 नवंबर, तो दोनों में से अर्लियर हो गया 30 अक्टूबर, तो अगेन 30 अक्टूबर ही टाइम ऑफ सप्लाई। तो भले पेमेंट दो पार्ट में हो रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई एक ही है, दोनों का एक ही है, देख रहे हो ना, 30 अक्टूबर। अब देखो सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। तो जिस समय हम गुड्स डिलीवर करते हैं, वो जनरेटर वाला केस, ठीक है, जिस समय हम गुड्स डिलीवर करते हैं, मतलब उसको पकड़ाते हैं गुड्स, उस समय तक इनवॉइस रेस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इनवॉइस की डेट ये इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, अरे हमने जिस दिन इनवॉइस रेस किया उसको किस दिन मिला उससे मतलब नहीं होता है, ये कभी नहीं होता। इनवॉइस पे जो डेट लिखी होती है ना, वो इनवॉइस की डेट होती है, तो ये फर्जी है, टाइम पास। अच्छा, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जाम में भी देता है आपको, बिना मतलब के फालतू की चीज? हाँ, अगर बिना मतलब की फालतू की चीज नहीं देगा तो आप कंफ्यूज कैसे होगे, गलत कैसे करोगे? एक बात बताओ, आप जो एग्जाम देने जाते हो उसमें एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको पास कर देना कि आपको फेल कर देना? फेल कर देना। पता है, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो इसमें सब कोई पास नहीं होता, ये तो आपको लड़के पास होना है एकदम। आप जो जिस प्रोफेशन के सपने देख रहे हो, क्या हर कोई वो पा लेता है क्या? नहीं। तो देखिए, एग्जामिनर तो वहां आपको फेल करने के लिए बैठा है, वो उसको तो मौका चाहिए कैसे भी इसको फेल कर दें। ये तो आप में वो कुवत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि नहीं भाई हम तो पास होंगे, ठीक है ना। तो ये फालतू की इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया है। फिर उसके बाद है डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट तक इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। ये हो गई पेमेंट की डेट, तो इन दोनों की मदद से हम लोग इनवॉइस जानेंगे, और ये है पेमेंट। फिर इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। इनवॉइस 30 अक्टूबर, डिलीवरी 26 अक्टूबर को हुई थी, तो भैया 26 को इनवॉइस हो जानी चाहिए थी। पेमेंट हो रही है 10 नवंबर, दोनों में से जल्दी क्या हुआ है, 26 या 10 नवंबर? 26 अक्टूबर। समझ में आ रहा है ना सबको? इनवॉइस की डेट 20 अक्टूबर, डिलीवरी 26 अक्टूबर को, तो ठीक है भाई, सही समय पे इनवॉइस रेज हुई है। पेमेंट 10 नवंबर को हुई है, दोनों में से जल्दी क्या हुआ, 20 अक्टूबर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, ध्यान दीजिए। इनवॉइस की डेट तो चाहिए ही चाहिए। इनवॉइस की आखिरी डेट कौन सी होती है? इनवॉइस की आखिरी डेट जिस दिन आप हिसाब भेजते हो या फिर जिस दिन वो पेमेंट देता है, वो इनवॉइस की आखिरी डेट होती है। जिस दिन आप हिसाब देते हो या जिस दिन वो पेमेंट देता है, वो आखिरी डेट इनवॉइस की होती है। याद आ रहा है ना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स? जो मैं कह रहा था कि मैंने हिसाब उसको पकड़ाया तो बिल देना होगा, वो मेरे पास पैसा लेके चला आया तो मुझे बिल देना होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ गुड्स यहां इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंटिन्यूअस सप्लाई में रिमूवल ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट नहीं होता। पेमेंट ड्यू डेट लिखा है। पेमेंट ड्यू डेट का मतलब समझे, हिसाब, बार बार बोलते ना, हिसाब जिस दिन होगा वो पेमेंट की ड्यू डेट होती है, जो हम लोग डिसाइड करके बैठे थे हर 10वें दिन, हर 15वें दिन कि पेमेंट होगी, तो जिस दिन हिसाब होगा ये हिसाब वाला दिन है। फिर पेमेंट किस दिन हुआ, तो अब आपको पता है इनवॉइस की डेट क्या होनी चाहिए। आपने जो इनवॉइस की, जिस दिन आपने इनवॉइस किया या फिर जिस दिन आपने हिसाब दिया या फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिला, जो जल्दी है वो इनवॉइस की डेट है।
देखिए इनवॉइस तो आपने किया 1 नवंबर को, लेकिन इनवॉइस कब तक हो जानी चाहिए थी? पेमेंट पाए हो 1 नवंबर को, 5 तारीख को हिसाब दिए थे, तो 1 तारीख को इनवॉइस हो जानी चाहिए थी, कर भी दिए इनवॉइस 1 तारीख को, इनवॉइस कर भी दिए हैं 1 तारीख को। तो इनवॉइस की डेट पहले वाले केस में इनवॉइस की डेट पता है कितनी मानी जाएगी? 1/11/20। ये जो पेमेंट की डेट है, ये इससे भी इनवॉइस ही पता चल रहा है अभी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? इनवॉइस की डेट क्या होती है? जिस दिन इनवॉइस किए, या फिर इनवॉइस इशू करने की आखिरी तारीख। और इनवॉइस इशू करने की आखिरी तारीख क्या होती है? जिस दिन आपने पैसा दिया, जिस दिन, या फिर पैसा पाया, विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन हिसाब दिया या पैसा पाया में से अर्लियर क्या है? 1 नवंबर। तो ये आखिरी दिन है इनवॉइस रेज करने की। 1 नवंबर को किया भी तो सही किया। ये अब हो गया इनवॉइस। और अब पेमेंट के लिए फिर से यही डेट देखिए, पेमेंट 1 नवंबर। अब दोनों में से जो अर्लियर है 1 नवंबर, ये आंसर। यानी यहां पे पेमेंट को 2 बार यूज करना है। एक बार इनवॉइस की आखिरी तारीख के लिए भी देखना है, और फिर पेमेंट के लिए भी यही डेट देखना है। फिर देखो इनवॉइस किए हो आप 11 दिसंबर को, हिसाब 5 दिसंबर का था, और 11 दिसंबर को पेमेंट पाए थे। तो हिसाब जिस दिन दिए या फिर पैसा पाए, जो जल्दी हुआ उस दिन बिल बना देनी थी। यानी 5 दिसंबर को बिल बनानी थी आपको बिल बनानी थी 5/12/20 को। आपने बनाई 11/12/20 को, लेकिन 5/12/20 इनवॉइस माना जाएगा। पेमेंट 11/12/20। दोनों में से जल्दी क्या हुआ? 5/12/20। 5/12/20 टीओएस। जोड़ तो नहीं पड़ रहा दिमाग पे? तीसरा, इनवॉइस बनाए 8 जनवरी को। बनाना कब था? 5 जनवरी को हिसाब भेजे और 1 जनवरी को पैसा पाके। भैया तो जब तुम पैसा पाए तो बिना इनवॉइस के पैसा पाने को कहा कौन है? जब इनवॉइस पैसा पाओगे तो इनवॉइस करना ही पड़ेगा कंटिन्यूअस सप्लाई में। तो आपको 1 तारीख तक बिल बना देनी चाहिए थी, 1 जनवरी 21। पैसा किस दिन पाए हो? 1 जनवरी 21। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा फिर? दोनों में से अर्लियर, वो सेम डेट ही है, तो 1 जनवरी 21। इस वाले में मुझे लगता है थोड़ी मेहनत पड़ी होगी आपको, पड़ी है ना? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, रिवर्स चार्ज वाला केस है। रिवर्स चार्ज में 3 चीजें होती हैं, बताएंगे आप? रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा पेमेंट, तीसरा इनवॉइस प्लस 31 डेज। इन तीनों में से जो जल्दी होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर पहला ये चाहिए हमको। इसी में तो 31 दिन जोड़ना है, इसी में तो प्लस 31 डेज करना है ना, ठीक है। रिमूवल ऑफ गुड्स, ये चाहिए क्या? रिमूवल ऑफ गुड्स टाइम पास आइटम दिया है। रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये चाहिए, पेमेंट ये चाहिए। तो इनवॉइस में 31 दिन जोड़ते जाओ। 31 अक्टूबर में 31 दिन जोड़ो, क्या आएगा? 31 अक्टूबर में 30 दिन जोड़ेंगे, 30 नवंबर हो जाएगा। फिर 1 दिन और जोड़ दोगे, 1 दिसंबर हो जाएगा। 1/12/20, ठीक है ना। अब इन तीनों में जल्दी 1/12/20, 20 नवंबर 20, 30 नवंबर 20, कौन सा जल्दी है तीनों में? 20 नवंबर 20। ये देखो हो गया टीयूएस। अब देखो इनवॉइस है 31 अक्टूबर, फिर 31 दिन जोड़ेंगे, 1/12/20 हो जाएगा। 1/12/20, 20/11, 5 नवंबर। इन तीनों में जल्दी हो गया 5 नवंबर। 31 अक्टूबर, फिर 31 दिन जोड़ो, 1/12/20 होगा। 1/12/20, 5/1/21, दोनों में से जल्दी 1/12/20। यहां पे पेमेंट था ही नहीं, तो बस इन दोनों के बेसिस पे अपने डिसाइड कर लिया, पेमेंट हुआ ही नहीं है।
सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस पे जब माल भेजते हैं हम, तो इनवॉइस कब तक हो जाना चाहिए? जब पार्टी एक्सेप्ट कर ले गुड्स को, या फिर 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। रिमूवल से 6 महीने के अंदर अंदर तो बिल हर हाल में कर देनी है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ अप्रूवल, और या फिर इन रिमूवल प्लस 61 डेज, यही है। 61 बोल रहे हैं, रिमूवल प्लस 6 मंथ। तो पहला दे रहा है रिमूवल ऑफ गुड्स, तो इसमें 6 महीना जोड़ना है आपको, ठीक है, ये काम की डेट है। फिर इशू ऑफ इनवॉइस, हाँ देखेंगे इनवॉइस किस दिन इशू हुई है, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर तो हो ही जानी चाहिए, तो आखिरी डेट है। एक्सेप्टेड बाई रेसिपेंट, एक्चुअली एक्सेप्टेड बाई रेसिपेंट का मतलब हुआ जिस दिन अप्रूव हुआ है। तो इसके और इसकी मदद से आपको लास्ट डेट पता चलेगा, इन दोनों की मदद से लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पता चलेगा, और ये एक्चुअल डेट है इनवॉइस की, ये तो इशू ऑफ इनवॉइस एक्चुअल डेट है। तो बाद में इन दोनों की मदद से जो आखिरी दिन पता चलेगा ना, उसके बाद इनवॉइस नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इन तीनों में से जो पहले हुआ है वो इनवॉइस की डेट है, और ये पेमेंट की डेट है। दोनों में से जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इन तीनों में से पहली डेट क्या? रिमूवल ऑफ गुड्स प्लस 6 मंथ। 1 नवंबर में 6 महीना जोड़ो, 1 नवंबर में 6 महीना जोड़ो। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1, 5, 21। इनवॉइस कब तक रेस हो जानी चाहिए? 15 मई या 1 मई 21। तो 1 मई 21 पहले आ रहा है, इस दिन तक रेस हो जानी चाहिए। रेस किए कब है? 25 नवंबर 20 को ही, तो ये डेट मानी जाएगी इशू की, ये डेट हो गई 25 नवंबर 20। पेमेंट भी 25 नवंबर 20 की, इन दोनों में से अब ये अर्लियर हो गया। देखिए ये कॉलम और ये कॉलम से आपको क्या मिलेगा? इनवॉइस रेस करने की आखिरी तारीख। अगर उसके पहले ही इनवॉइस रेस हो गया है, ये है इनवॉइस की एक्चुअल डेट, तो अगर उसके पहले ही इनवॉइस रेस हो गया तब तो टेंशन ही नहीं है। अब 1 नवंबर से फिर 6 महीना 1, 5, 21 और ये 15, 5, 21, तो यानी रेस 1, 5 तक हो जाना चाहिए था। 25 नवंबर को ही रेस हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, यही इनवॉइस की डेट ले लो। 12 नवंबर को पेमेंट आ गई तो 12 नवंबर बन जाएगा ये टाइम ऑफ सप्लाई। 1 अक्टूबर 20 से 6 महीना कब होगा? 1, 4, 21। 1, 4, 21 या फिर 15 में 21। इनवॉइस कब तक रेस हो जानी चाहिए? 1, 4, 21 आखिरी तारीख। रेस हो रही है 15 मई 21 को, गलत रेस हो रही है, बाद में रेस हो रही है, ये डेट ली जाएगी इनवॉइस की। पेमेंट की डेट है 2 मई 21, तो इन दोनों में से अर्लियर क्या है? 1, 4, 21, तो 1, 4, 21 आंसर हो जाएगा। यहां गलती टाइप्ड है, इसको सही कर लीजिएगा, 1, 4, 21। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 कंप्लीट कर लिया है। आने वाली क्लासेस में हम लोग सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखेंगे, और सेक्शन 14 देखेंगे जो कि टाइम ऑफ सप्लाई बताता है इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। विल स्टॉप हियर।